हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स का हम लोग सैंपल पेपर हम लोग प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, साथ में उनको सोल्यूशन कर रहे हैं। तो कल मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, भुगतान संतुलन के चालू खाते के घटक हमको बताने थे। बेसिकली 26 नंबर का मैंने क्वेश्चन दे रखा था। लास्ट मिनट में आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तो फिर मैं आपको इसको लिखाना शुरू करूँ। चलिए जल्दी करिए, आप उसको लिखिए, फिर मैं इसका जो एक आंसर है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। भुगतान संतुलन के आपके चालू घटक बताइए। के चालू घटक, ठीक है। चालू घटक में देखिए, पहला पॉइंट देखिए, दृश्य मदे, दृश्य मत लिख लीजिए या फिर आप मत की जगह ज्यादा अच्छा है। दृश्य वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। ठीक है, तो इसमें देखिए आयात, दृश्य वस्तु का आयात एवं निर्यात, निर्यात चालू खाते की सबसे बड़ी मद है। चालू खाते की सबसे बड़ी मदें हैं। मध्य का मतलब होता है वस्तु ही होता है, बेसिकली सबसे बड़ी मदें हैं। निर्यात को देनदारी पक्ष तथा आयात को, निर्यात को देनदारी पक्ष तथा आयात को देनदारी पक्ष में रखा जाता है तथा आयात को एवं निर्यात को, निर्यात को आयात को देनदारी और निर्यात को देनदारी पक्ष में रखा जाता है। ठीक है, अदृश्य मते, अगला देखिए, अदृश्य मदे कौन सी होती हैं। अदृश्य मदे जो हमको दिखाई नहीं देती, उनको हम क्या बोलते हैं, अदृश्य मदे। जैसे इसमें देखिए, अदृश्य मदे में क्या आ जाएगा आपका, यात्रियों का खर्च। बी में देखिए, व्यापारिक उपक्रम की सेवाएं, व्यापारिक उपक्रम की सेवाएं। सी देखिए, जिसमें आप, इसमें यात्रा और इसमें आप व्यापारिक में बीमा भी लिख सकते हैं।
जैसे आप बीमारी इसमें के अंदर हो जाए, सी में लिख लीजिए। तो विशेषज्ञों की सेवा की, विशेषज्ञों की सेवा। डी देख लीजिए, निवेश आय। ई देख लीजिए, सरकारी लेन देन। क्या है? सरकारी लेन देन। और इतना फिलहाल इसको लिखिए, और उसके बाद एक और लिख लीजिए, तीसरा इसमें एकल एकल पक्षीय अंतरण। एकल पक्षीय अंतरण, इसमें क्या है? विदेशी से प्राप्त आय, से प्राप्त आय से प्राप्त दान या उपहार, इसे दान और उपहार से प्राप्त दान एवं उपहार आदि लेन देन के पक्ष आदि आदि लेन देन के पक्ष पक्ष तथा अन्य देशों के लिए, तथा अन्य देशों के लिए, अन्य देशों के लिए इस प्रकार के दान और उपहार इस प्रकार के दान एवं उपहार देनदारी के पक्ष में रखा जाता है। देनदारी के पक्ष में रखा जाता है। ठीक है, अब ये इस तरह से पूरा आपका क्वेश्चन जो है हो गया। अगर आपको कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये बेटा पक्ष है, दक्ष नहीं हो, ये पक्ष। लिख लीजिए। एक एक पेज को कॉपी करें। हो गया? चलिए अब हम क्या करते हैं, जो इसका अगला पेज है उस पर बढ़ते हैं। देखिए ये इसका अगला पेज है जो हमको आदर्श मदों में हमको दिखाया गया। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। आदर्श मदे, मदों का मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए वस्तु होता है। क्या बोलते हैं? वस्तु कहते हैं मदों। हम इसमें जो था आपका, कहाँ तक हम लोग इसमें हो गया था, बैलेंस तक हम लोग पूरा कर चुके थे। और जितना भी इसका सारा था कॉपी करने वाला, और पूरा हमने बाप के तीनों पार्ट को कर लिया। लास्ट पार्ट आपको देखना चाहिए, लिख लीजिए, क्योंकि मैं वैसे करा तो चुका हूँ। देख लिया? आप बढ़ते हैं अगले लेक्चर पर।
अगला लेक्चर है पूर्ण रोजगार की अवधारणा को समझाइए। जल्दी टाइम करना था। पूर्ण रोजगार की अवधारणा। पूर्ण पूर्ण रोजगार की अवधारणा समष्टि अर्थशास्त्र की वह स्थिति है कि वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवा की वस्तु एवं सेवा की कुल मांग उनकी आपूर्ति के बराबर होती है। उनकी आपूर्ति लिख लीजिए, पूर्ति के बराबर होती है। बराबर होती है, याद रहेगा, कि पूर्ति के बराबर होती है। इस स्थिति में किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी पर किसी वास्तविक मजदूरी पर श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है। श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है, ध्यान रखना। और सभी कार्य करने के योग्य सभी कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों की इच्छुक व्यक्ति की प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार मिलने लगता है। पर रोजगार मिलने पूर्ण रोजगार की वह दशा है पूर्ण और रोजगार की वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी दर पर जिसमें प्रचलित
मजदूरी दर पर व्यक्ति काम करने के लिए होगा, राजी होगा नहीं होगा, दर पर कार्य करने योग्य, कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों को कार्य प्राप्त होता है। क्या होता है? कार्य जो है आपका प्राप्त होता है। चलिए ये लिख लिया। अब है तो बहुत कुछ, अब थोड़ा सा आप करेंगे, बाकी इसकी 2-4 लाइनें लुइने हैं, उन्हें आप अच्छे से करिए। फिलहाल तो आप इसको कॉपी करें पहले। हो गया? इस वाले पेज को कॉपी करें। हो गया? चलिए, रह गया अभी किसी का? जल्दी कर लीजिए बस, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का एग्जांपल सही समझाइए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? चलिए लिखिए, क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? कर लीजिए आप इसे जल्दी। चलिए, कितने बच्चों ने करा? हाथ खड़ा करें, लिखिए। आंसर का सीधा ऐसे लिख देता हूं। अब देखिए, अप्रत्यक्ष कर वह कर है अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भार उठाता है तथा इस कर को टाला नहीं जा सकता है। टाला नहीं जा सकता है। यह कर भार आंशिक या पूर्ण कर के रूप में लगाया जा सकता है तथा यह अन्य किसी व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इसको लिखिए। इनडायरेक्ट का आपको पता है, जो कर आपका सीधे नहीं लिए जाते, आप निगम कर, आय कर, सेल टैक्स, ये सब आपको खुद लिखना। चलिए तो बच्चों, आज का जो फिलहाल था, हम इस लेक्चर को अपना यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। बाकी कल जो क्वेश्चन आप उनको कर लीजिए, नेक्स्ट नया तो आपका 100 पेपर लेंगे और उसको करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।